हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस DT13 के सॉल्यूशन के वीडियो में। और मैं बहुत सारे प्रश्न तो यहाँ अभी बताऊंगा, साथ साथ लास्ट के कुछ प्रश्नों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के तौर पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है हमारा, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। जो हमारा है सिलिकॉन SiH3 थ्राइस विथ नाइट्रोजन। सो ऑब्वियस सी बात है, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन को देखते ही आपके दिमाग में डी ऑर्बिटल्स आ जाना चाहिए। ध्यान रखिए, सिलिकॉन आते ही आपके दिमाग में डी ऑर्बिटल्स आना चाहिए। तो क्या होगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है किसका, सिलिकॉन और नाइट्रोजन के बीच में बनेगा। क्लियर। उसके बाद BF3 की बात करेंगे तो BF3 क्या करने वाला है बताओ। BF3 क्या करता है, फ्लोरीन और बोरोन के बीच का बॉन्ड बनता है, दैट इज पी पाई। आपको सुना पी पाई बैक बॉन्डिंग, वो उसकी बातें कर रहा है। सिमिलरली SiO2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर। और B2S6 आपने देखा होगा कि क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से आप आराम से उसका मेल मिलाव कर लीजिए। अगला है AlCl3 कैन बी डाइमराइज्ड वेयर BCl3 कैन नॉट। तो देखो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट है, जब बात कर रहे हो किसकी, BCl3 में बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो क्लोरीन यानी कि कौन सा है कि 3p ऑर्बिटल्स वर्सेस 2p ऑर्बिटल्स हो रहा है। तो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, 2p छोटा होता है, 3p दोनों में क्लोरीन ही है तो दोनों में 3p है। बट अगर आप बात करें बोरोन की तो 3p की जगह पर 2p ऑर्बिटल्स है। तो क्या है कि डिस्टेंस काफी कम है, छोटा है। तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या होता है, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है किसमें, BCl3 में। तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा, जो 3p जो साइज होने के कारण क्या होता है, 3p होने के कारण क्या होता है कि जो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो नहीं हो पाता, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होता है इन द केस ऑफ AlCl3। तो आप अगर इस ऑप्शन को सर्च करो कि बैक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ बोरोन हैलाइड्स, यस, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोरोन हैज एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट इन ग्रुप 13th एलिमेंट। देखो बोरोन क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है अपने सॉलिड फॉर्म में, और वो एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब हर बोरोन एक दूसरे बोरोन से जुड़ता रहता है कोवैलेंट बॉन्ड के माफिक, और वो एक स्ट्रक्चर नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो बोरोन बोरोन को फिर से अलग करना इज वेरी डिफिकल्ट इन सॉलिड स्टेट, यानी कि आपको बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि बताइए, जब अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आपके पास कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, अंडरलाइन इनकरेक्ट। डायमंड इज अनअफेक्टेड बाय कॉन्संट्रेटेड एसिड बट ग्रेफाइट रिएक्ट्स, यस ये सही बात है। डायमंड जो है तो ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड इज टॉक्सिक, सो दिस इज अगेन योर 11th टेक्स्ट बुक के लाइन को उठा के इन्होंने दे दिया है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो थोड़ा सा ये मुश्किलें पैदा करती है। सो दिस इज ऑल थिंग्स। C3O2 दिस इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड, इज फाउल स्मेलिंग गैस, यस। COCl2 is called phosphine, नहीं, COCl2 is called phosgene। फॉस्फीन क्या होता है, PH3 होता है। फॉस्फीन क्या होता है, PH3 होता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर। एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, एसिडिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मान लो मैंने पहला बनाया, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 1 एंड दिस इज कॉल्ड फिनॉल। ये क्या है, फिनॉल है। दूसरा मॉलिक्यूल भी फिनॉल ही है, डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। क्या है, इन्होंने यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया है, क्या है, क्लोरीन डाल दिया है। तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड बेंजोइक एसिड, नहीं, एंड दिस इज डेरिवेटिव दैट इज CH3। तो देखो क्या हो रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो इसके क्या कहते हैं, इसकी एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो ये जो है, जो आपका थर्ड नंबर है सबसे आगे निकलेगा। क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर के पास COH है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है। तो क्या होगा, COH जो होता है वो ऑलवेज फिनॉल से क्या होगा, आगे निकलता है। तो ये सबसे आगे निकला। अब इसके बाद ये आएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर। अब इन दोनों में बताओ क्या होगा, हमारे पास क्या क्या है,
फिनोल भी है और क्या है कि क्लोरोफेनॉल भी है। तो बताओ क्लोरीन होने के कारण क्या होगा, क्लोरीन जो है माइनस आई इफेक्ट लगा के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्का सा कम करेगा। ठीक है, तो उसके बाद आ गया आपका तीसरा, दूसरा नंबर एंड द अंत में आया आपका पहला नंबर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो चलिए नंबर 6 में एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसको मैं बना दूं यहाँ पे सारे लोगों के सामने। इस मॉलिक्यूल में क्या है कि क्वेश्चन भाई आसान सा ही है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये है। ठीक है, यहाँ पे है COOH, यहाँ पे है डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे है OH। ठीक है, फिर यहाँ पे है CH2 O CH3, यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे है SO3H। हो गया ना, 1 2 3। चलिए पूछ रहा है कि जब हम सोडियम को डालेंगे तो इस मॉलिक्यूल से कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकलेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल्स ऑफ सोडियम डालने का मतलब है कि आप मेटल डाल रहे हो तो एसिडिक हाइड्रोजन ही निकलने वाले हैं। तो कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है और ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है। बस इतने ही एसिडिक हाइड्रोजन है। टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4। तो कितने हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, 4 हाइड्रोजन गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर आएंगे, विच विल गिव्स कलर विथ एफिशिएंसी। आपको पता हो जाना चाहिए कि फेनॉल एंड क्या होता है बताओ, वाइनाइल ग्रुप। फेनॉल एंड वाइनाइल ग्रुप गिव्स कलर विथ FeCl3। सर्च करते हैं कि क्या किस किस में हमारे पास फेनॉल है और वाइनाइल ग्रुप है। तो पहला ऑप्शन में देख लो वाइनाइल ग्रुप है, पहला ऑप्शन में वाइनाइलिक हाइड्रोक्सिल OH है। दूसरे में भी वाइनाइल है यानी कि C डबल बॉन्ड C और उस कारण पे OH होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द वाइनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड C। तीसरा ऑप्शन में आपके पास क्या है, फेनॉल का ही है, तो ये तीनों के तीनों देंगे आपको कलर, देंगे कलर इंपार्ट करने वाले हैं। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 यस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है देख के बताओ मुझे, विच वन इज नॉट मेटामर। हमारे पास ये एक कोई मॉलिक्यूल है and question is asking CH2 CH3 not metamers। मेटामर्स के लिए क्या होना चाहिए, ये हैंड और ये हैंड में कुछ फेरबदल करते रहिए, बट क्या है कि आपका ग्रुप इथर ही होना चाहिए, ये नहीं कि आपने इथर ही बदल दिया। ध्यान से अगर आप देखोगे तो सेकंड ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है, सारे कार्बन को ही हटा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिया। पर जैसे ही आप हाइड्रोजन डालोगे वो ईथर नहीं रह जाएगा, वो अपने आप में एक नया फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा और दैट इज द अल्कोहल और फेनॉल। ठीक है, तो एक नया फंक्शनल ग्रुप बन गया। अब वो आप मेटामर का काम ही नहीं करेगा। मेटामर के लिए क्या होना चाहिए कि आपका एटलीस्ट फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रखोगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल तो नहीं सकते ना। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो रहा है। IUPAC नेम ऑफ दिस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल है, IUPAC नेम पूछ रहा है। CH2OH, C डबल बॉन्ड O। तो कहां से शुरू करेंगे गिनती, यहां से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सही के यही मॉलिक्यूल है और ये है COH यहाँ पे है, CH2 यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या होगा, 4 नंबर पे है 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल और कुछ सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, साइक्लो हेक्स कितने नंबर पे, 3 नंबर पे हेक्स 3 उसके बाद क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि COOH C कार्बन अलग है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओ कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर कौन देगा, मैं। कार्बोक्सिलिक 1 नंबर पे है ना, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओके।
थ्री इंडिया क्या, जी हाँ थ्री इंडिया, तो सर्च कर लो। हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कोल्बर्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा मेथड होता है ये, ठीक है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OONA, करेक्ट। CH2 होना चाहिए, CH2 C डबल बॉन्ड OONA। क्या होता है 1 2 3 4, तो क्या होगा, ये हाफ इसको क्या होगा, ऐसे आएगा, ठीक है, और ये ऐसे चला जाएगा, CO2 बन के चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन आपको मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11। आपको पता है जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को आप जिप्सम बोलते हो। और जब इसको हीट करते हो ना, तो सर्टेन अमाउंट पे हीट करने पे ये 1.5 मोल्स ऑफ वाटर लूज करता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O बनाता है। और जो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है उसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चैल्कोजेन आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिलीज को आप चैल्कोजेन बोलते हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो भी सही है। एंड उसका NH2 NP4 होता है, वो भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, तो पहला ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, पहला ऑप्शन जो है NBEB, तो देखो ये ऑर्डर तो सही है, पर बेरिलियम जो है यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, बेरिलियम यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बेरिलियम का, क्योंकि अलोंग द पीरियड अगर आप जाते हो तो क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। ओके ना, अब ऑप्शन नंबर 2 अगर ध्यान से देखो, Mg+2 और लिथियम की बात करते हैं, लिथियम पॉजिटिव, तो क्या है डायगोनल रिलेशनशिप के कारण क्या है, ये Mg+2 और Li+ डायगोनल रिलेशनशिप के कारण क्या होता है कि इसका रेडियस जो है Mg+2 से ज्यादा हो जाता है। अब इनका और अगर आप कंपेयर करो N3 नेगेटिव से, तो क्या है दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पर दोनों इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रेडियस, ठीक है। बाकी के ऑर्डर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। देख लो क्या है, ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। इसको X डाला, इसको Y डाला, फिर हमारे पास है पिरिडीन का नाइट्रोजन, इसको आपने डाला Z, और इसके बाद है हमारे पास अमीन का नाइट्रोजन, इसको आपने डाला W। देखो अब सिंपल सी बात है, बाकी सारे नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन में क्या डिफरेंस है, ये जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड है, मतलब क्या कि ये कहीं ना रेजोनेंस में जा रहा है ना कोई इसको खींच रहा है। तो ये जो W का जो नाइट्रोजन होगा उसके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे सबसे आसानी से, तो उसकी बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। अब बात करो इनमें, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम अवेलेबल होगा, तो क्या होगा X सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है। यही है ना, सेम मॉलिक्यूल सही बनाया ना हमने, ठीक है। ओके अब देखो, अब इन पिरिडिन का जो नाइट्रोजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए जाएंगे बताओ, ये जो है sp कैरेक्टर के कारण यहाँ पे हैं, तो Z आ जाएगा, बच गया आपका, कौन सा जगह बच गया, Y का बच गया। तो दिस इज द ऑर्डर, वो क्या करेंगे, फॉलो करने चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15वां है, आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन कहीं मुझे दिख रहा है, ये कहीं का पूछ रहा है कि आपके पास, मैं चेन बना देता हूँ, नाइट्रोजन देन C कार्बन, दिस इज P, Q क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन देन कार्बन 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 कार्बन, उसके बाद कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, यह कार्बन है, और इसके बाद है कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ओके। चलो पूछ रहा है कि P and R आर मेटामर्स, सो P Q R दिस इज S। मेटामर्स के लिए दोनों हाथ जो होने चाहिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ध्यान से देखो, P and R आर नॉट फंक्शनल ग्रुप,
एक्चुअली दे आर फंक्शनल ग्रुप। देखो यहाँ पे इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े यानी कि सेकेंडरी अमीन, इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े यानी कि टर्सरी अमीन, तो दोनों फंक्शनल आइसोमर है, मेटामॉर्फ नहीं है। Q and S are chain isomer. Where is Q and where is S? Q and S are chain isomer. तो अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो चेन आइसोमर कैसे हो गया? चेन आइसोमर तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। R and S are functional. Where is R? R and S are functional. Yes, this is secondary amine. This is a tertiary amine. Yes, they are functional isomer. तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 बोल रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया आर हाईली कंडक्टिंग। आपको बता ही रखा है कि जब अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो उसके एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री होते हैं, वो सॉल्यूशन में घूमते रहते हैं और उसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? सॉल्यूशन कंडक्टिंग होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। ये सारी चीजें आप जानते हो। ओके, सो क्या होता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स उसको बोल सकते हो या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द मेटालिक लस्टर एग्जिबिटेड बाय सोडियम इज। सोडियम के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है, और आपको पता है कि सोडियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल कहा जाता है, हाईली मेटालिक कैरेक्टर होता है उसके पास। इस मींस जिसको जो आउटर इलेक्ट्रॉन है बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। उस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के कारण क्या होता है? एक तो वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एबिलिटी शो करता है, दूसरा जो है लस्टर नेचर। ये क्या है? लस्टर नेचर शो करता है इसी इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी के कारण। क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या ऑसिलेट करता रहता है, ऊपर नीचे आगे पीछे भागता रहता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन के कारण ही क्या होता है कि ये लस्टर नेचर शो करता है। तो नॉट डिफ्यूजन, लस्टर के लिए ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि इसकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर। नॉट एरोमेटिक, तो पहला जो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वो क्या होता है? प्लेनार नहीं होता। दूसरा ऑप्शन में यस, दूसरे ऑप्शन में क्या है कि दूसरा, तीसरा, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन क्या है? वो एरोमेटिक है। पहला ऑप्शन क्या है? प्लेनार नहीं है, प्लेनार नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या है? वो एरोमेटिक नहीं है। देखो क्या है हमारे पास? कार्बोकैटायंस है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो पहला देखो कार्बन पॉजिटिव चार्ज डाल दो, कार्बन इसके पास क्या है? 3+3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरा जो है दैट्स कॉल्ड कार्बन पॉजिटिव, देन बगल में ऑक्सीजन है और CH3 है। इसको क्या मिलेगा? रेजोनेंस मिलेगा। क्या? रेजोनेंस मिलेगा। तीसरा क्या है? C पॉजिटिव है और C डबल बॉन्ड O है, तो CH3 है। ध्यान से देखो, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या? और पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा, फिर सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? आपका रेजोनेंस वाला सेकेंड वाला होगा, और बीच में पहला आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बातें करो सारे लोग। हमारे पास एक कोई मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, 20 नंबर में देखते हैं कौन सा है। नाइट्रोजन यहाँ पे है, एक पेंटेन है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, ठीक है। डबल बॉन्ड डाल रखा है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, डबल ओ बॉन्ड ओ है, और नाइट्रोजन यहाँ पे भी है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो डीलोकलाइज्ड हैं। डीलोकलाइज्ड मतलब कि रिंग में गए होंगे, रेजोनेंस में गए होंगे, ऐसा। तो ध्यान से देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बगल में क्या है? डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन। तो ये क्या है? रेजोनेंस में जा सकता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड। सिमिलरली अगर आप बात करो इस इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डीलोकलाइज हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? डीलोकलाइज हो सकता है। इस इलेक्ट्रॉन की बात करो, क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, कोई कंजुगेशन नहीं है। तो ऐसे कितने पेयर हो जाएंगे हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो डीलोकलाइज हो पा रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर कौन है हमारा? 21। क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है? देखो हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से आप लिक्विड वाटर बना रहे हो, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से गैसियस वाटर बना रहे हो। तो जब गैसियस वाटर यानी कि वेपर बना रहे हो, तो आपके पास है डेल्टा H1, और जब आप लिक्विड बना रहे हो तो आपके पास है डेल्टा H2। अब ध्यान से बात करेंगे, जब कंडेंस होता है, जब ये वाटर वेपर कंडेंस होता है, तो क्या कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है? ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है,
ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा H2 जो होगा वो ग्रेटर देन डेल्टा H1 होगा। ठीक है, डेल्टा H2 होगा तो डेल्टा H2 होगा वो क्या होगा, डेल्टा H1 से ज्यादा हो जाएगा। बोल सकते हैं कि नहीं कि जो जब भी वाटर कंडेंस होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज इवॉल्व होती है। तो इसलिए क्या है, डेल्टा H2 क्या होगा, डेल्टा H1 से ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन 22 ध्यान से देखो। 22 क्या है, हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन इज गिवन। क्वेश्चन 22 तो अगर ध्यान से देखो, H2 plus Cl2 giving HCl, 2HCl and delta H is equal to 182, करेक्ट, 182। अगर मैं क्या करूं, ऐसा तो गैस है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, पूरे रिएक्शन को डिवाइड कर दूं 2 से, तो क्या हो जाएगा, हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा, डेल्टा H2 Cl2 हाफ दिस इज इक्वल टू HCl, दिस इज नथिंग बट डेल्टा HF दैट इज इक्वल टू 91। बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। ओके, अब पूछ क्या रहा है कि बॉन्ड एनर्जी गिवन है, तो क्या आपको पता है कि डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो करके बताओ वाली। दिस इज 91 एंड डेल्टा बॉन्ड एनर्जी किसका बताओ, हाइड्रोजन का बताओ, कहाँ गया हाइड्रोजन का है हमारे पास 430। सो हाफ इंटू 430, क्यों हाफ, ये है 430 प्लस क्या हो जाएगा 242, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितने हैं, -x। सो क्या हो जाएगा बताओ, वैल्यू बताओ। अच्छा, हीट इवॉल्व है ना, हीट इवॉल्व का क्या होता है, माइनस होगा, हीट इवॉल्व का मतलब माइनस होता है, तो माइनस होगा। तो x को इधर लाइए, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 215 प्लस 121 प्लस 91, तो दिस इज कितना हो जाएगा, 5 1 6 7 हो जाएगा, 2 1 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 427 किलो जूल, करेक्ट है, किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 23 को देखेंगे सारे लोग। द अकरेंस ऑफ रिएक्शन इज इम्पॉसिबल। आपको पता है कि डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S होता है। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसका होना मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कब, जब डेल्टा G क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा G पॉजिटिव होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, ये पॉजिटिव हो जाए और ये जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाए। टेम्परेचर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन तक जा सकता है, उसके नीचे तो जा नहीं सकता। तो डेल्टा S को अगर नेगेटिव कर दे तो नेगेटिव पॉजिटिव एंड होल वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो क्या हो सकता है कि डेल्टा H अगर पॉजिटिव हो एंड डेल्टा S अगर नेगेटिव हो तो डेल्टा G क्या हो जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और रिएक्शन हमारा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा हमेशा। ठीक है, ये हमारा नॉन, ये दो केस जो होते हैं जो रिएक्शन को अनफेवरेबल बना देंगे। फॉर द रिएक्शन बिटवीन CO2 एंड ग्रेफाइट, हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं। सो द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होगा कि जहां पे रिएक्शन क्या, डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव हो। तो क्वेश्चन 24 में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस कब होता है, डेल्टा G लेस देन 0, यानी कि क्या बोलेंगे, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S क्या होगा, किससे होगा बताओ, लेस देन 0 हो। यानी कि अगर हमारा डेल्टा H बाय डेल्टा S जो हो वो लेस देन टेम्परेचर हो, और डेल्टा S की वैल्यू क्या है बताओ, 170 इंटू 10⁻³ बटे 170, कितने बार में खत्म हो, एक बार में खत्म 40। सो क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर किससे ज्यादा होना चाहिए, 1000 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। सर्च कीजिए 1000 केल्विन से कौन सा ज्यादा है, 1200 केल्विन इज द ज्यादा, करेक्ट। सो 1200 केल्विन हमारा करेक्ट आंसर होगा स्पॉन्टेनियस नेचर होने के लिए। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन 25 हमारे पास क्या है, एसिड A है, B है, C है, D है। A की वैल्यू है 13.7,
बी की वैल्यू है 9.4, सी की वैल्यू है 11.2, डी की वैल्यू है 12.4 किलो कैलोरी, और व्हाट वी नो दैट 57.1 किलो जूल. दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है. पूछ रहा है कि इन सब में वीकेस्ट एसिड कौन सा है. तो मैंने बार बार क्या रिपीट किया है, जब भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो एक H प्लस एक OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके एक मोल ऑफ H2O बनाता है, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इवॉल्व होती है. ओके, कभी कभी आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ वीक एसिड आ गया है तो हीट तो रिलीज इतनी हुई थी, पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां चली गई, उस एसिड को डिसोसिएट करने में, एसिड को डिसोसिएट करने में. अब देखिए क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको एनर्जी नहीं चाहिए, जो हल्का सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको एनर्जी चाहिए, जो ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको और ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो बहुत वीक है उसको बहुत एनर्जी चाहिए डिसोसिएट होने के लिए. यानी कि इस 57 का बहुत बड़ा पार्ट चला जाएगा डिसोसिएट करने के लिए. तो जो सबसे ज्यादा वीक होगा उसको इस 57 का एक बहुत बड़ा पार्ट जो एनर्जी का है वो वहां चला जाएगा. तो ओवरऑल यानी कि ऐसे समझिए कि उस वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन x निकला, ठीक है, क्या x निकला, एंड x प्लस y जो है y चला गया किसमें, डिसोसिएशन होने में, एंड दैट इज इक्वल टू 57.1. यही तो मैं बता रहा हूं उतने देर से. क्लियर. तो अब मुझे ये बताओ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 57.1 माइनस y हो जाएगा. ये y क्या बताता है, ये y बताता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां गया, कहां गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी गया एसिड को डिसोसिएट करने में. ओके, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा यानी कि वो जो पार्टिकुलर एसिड है वो बहुत वीक है. ओके, अगर ये जो वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बहुत कम आ जाएगी, यानी x की वैल्यू बहुत कम होगी. यानी कि अगर x की वैल्यू बहुत कम है इसका मतलब वो एसिड बहुत ही वीक होगी. सर्च कर लीजिए x की वैल्यू कौन सा कम है इसमें, तो 9.4 बता रहा है सबसे कम वैल्यू, यानी कि वो क्या होगा, सबसे वीक एसिड होगा. क्वेश्चन नंबर 26 देख लो भाई मेरे. क्वेश्चन 26 क्या बोल रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HA वीक एसिड एंड वीक बेस जो है वो 10 टू द पावर -5 होता है. तो हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं. क्या होता है, KA इंटू KB होता है, KW की वैल्यू 10 टू द पावर -14 होता है. ठीक है, तो बताओ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हम निकालना चाह रहे हैं कि A की वैल्यू 10 टू द पावर -5, दिस इज 10 टू द पावर -5, so under root of 10 to the power -14 by 10 to the power -10, so this is come to 10 to the power -2, this is H. अगर आपको परसेंट निकालना है तो हमेशा 100 into H कर देते हैं, so 100 into 10 to the power -2 coming to be 1%. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following will produce a buffer solution when mixed in equal volume? बफर सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए, सॉल्ट ऑफ इस वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड होना चाहिए. क्लियर. या आपके पास वीक बेस होना चाहिए और सॉल्ट ऑफ ये वीक बेस होना चाहिए. चलिए देखते हैं, ये दोनों होना ही चाहिए. पहला ऑप्शन देखो ध्यान से, इन्होंने बोला है इक्वल वॉल्यूम, नहीं तो इक्वल वॉल्यूम वाला, मान लीजिए 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर ऑफ एसिड 1 लीटर ऑफ बेस. तो अगर आप देखो क्या है, पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन में क्या है, 1.1 मोल पर लीटर, सो 0.1 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस 0.1 मोल HCl. तो रिएक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा ना ये. तो इसमें आपका क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन बना ही नहीं पाओगे हैं. HCl आपका क्या हो जाएगा, HCl और NH4 दोनों सेम ही अमाउंट, सेम ही है, दोनों सेम ही अमाउंट है, तो आपका एसिड बचेगा ही, आपका सॉरी आपका वीक पार्ट बचेगा ही नहीं. वीक पार्ट तो बचना ही चाहिए, वीक पार्ट नहीं बचेगा तो कैसे हम. दिस हैज टू बी अवेलेबल. वीक एसिड होना चाहिए उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में और सॉल्ट दोनों होना चाहिए.
वीक बेस होना चाहिए और उसका सॉल्ट होना चाहिए। इस पार्टिकुलर रिएक्शन में अगर देखो तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, आपके पास बेस नहीं बचा रह जाएगा, ठीक है, जो बी बेस से खत्म हो जाने वाला है, पूरा का पूरा जो HCl जो है गोलमट्टा कर देगा। दूसरा ऑप्शन देखो 0.05 मोल NH4OH है, और क्या है 0.1 मोल HCl है। फिर गलती, ये ज्यादा होना चाहिए था, ये कम होना चाहिए था, गलती कर दिया इसने। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 0.1 मोल NH4OH है, और या 0.05 मोल HCl है। यस, अब देखो ध्यान से, तो क्या होगा, आधा रिएक्शन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, दैट इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। और 0.05 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी अवेलेबल होगा, यानी कि वीक बेस भी है और उसका सॉल्ट भी है। तो ये आपको बफर सॉल्यूशन बनाकर दे देगा, ठीक है, बफर सॉल्यूशन बनाकर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट हम लोग अभी कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद जो है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर केप्ट इन सील। ऐसे देखो क्या होता है कि जब आप आपने वाटर बॉईल किया होगा ना, तो घर में भी तो ढक्कन रख देते ऊपर में, तो जब आप हीट देते हो तो क्या होता है, ढक्कन हिलने लगता है। क्यों? क्योंकि आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज्यादा होता है, वो सरफेस छोड़ के बाहर की तरफ भागता है, दैट इज वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, उस वेपर का प्रेशर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या है, वेपर फॉर्म ज्यादा होने लगता है, क्लियर। तो यही है, आपके वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप वेपर ज्यादा चाहते हो तो टेम्परेचर बढ़ाओ, कम चाहते हो टेम्परेचर कम होना चाहिए, यानी कि अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो वेपर प्रेशर कम होता चलेगा, ठीक है, वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर, मतलब कि आपको टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। सर्च कीजिए डिक्रीज टेम्परेचर, कौन कर रहा है टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 3 डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 क्या बोला, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट of salt of types mx, mx2, m3x at temperature T, जैसे constant temperature पे values are given. So fine, so let's see first salt we have, that is mx. Okay, so it dissociates and it can give you m positive plus x negative. Okay, so let us write it as like this, s and s. सो के एस पी क्या हो जाएगा इसका, के एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, एंड दैट के एस पी वैल्यू इज गिवन एज 4 इंटू 10 टू द पावर -8। तो हमें सॉल्युबिलिटी यानी एस की वैल्यू पता करनी है। तो एस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -8 टू द पावर क्या हो जाएगा बताइए, 1/2। सो दिस कम्स टू बी 2 इंटू 10 टू द पावर -4। तो एक सॉल्ट की के की वैल्यू आ गई। चलिए दूसरे सॉल्ट की बात करते हैं। दूसरा सॉल्ट है हमारे पास, दैट इज़ MX2। ये डिसोसिएट करके क्या देगा, M पॉजिटिव एंड 2X नेगेटिव। तो अगर इसके लिए लिखते हैं क्या हो जाएगा, ये S होगा प्लस 2S होगा। तो KSP क्या हो जाएगा बताओ, S मल्टीप्लाई विथ 2S स्क्वायर। सो के एस की वैल्यू क्या है दूसरे सॉल्ट के लिए, दैट इज़ 3.2 इंटू 10 टू द पावर -14। तो दिस इज़ कमिंग टू बी 4s क्यूब इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -14। तो s क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, 8 इंटू 10 टू द पावर -15। तो s की वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो देखिए दोनों की एस की वैल्यू आ गई। तीसरा सॉल्ट हमारे पास जो है इसकी बात करते हैं। थर्ड सॉल्ट वी हैव इस M3X। M3X ये आयोनाइज हो जाएगा तो क्या होगा, 3M एंड S3 नेगेटिव, ठीक है। 3M यहाँ पे 2 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका आप लिखो क्या होगा, कि SP लिखते हैं, कि SP क्या हो जाएगा, दिस इज़ 3S, दिस इज़ S। तो के एस पी क्या हो जाएगा, 9s क्यूब इंटू एस, दैट इज कमिंग टू बी
9s⁴। सो KSP की वैल्यू है 2.7 ही। सो S9s⁴ इज इक्वल टू 2.7, sorry not 9, it's supposed to be 27, sorry it is 27, so 27 into 10⁻⁻15, तो S⁴ हो गया 10⁻⁻16, तो S की वैल्यू आ गई 10⁻⁻4। अब ध्यान से आप बताओ मुझे, हैं ध्यान से बताओ कि अगर यहाँ पे है S की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻4, S की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6, दोनों में छोटा कौन है? ये ज़्यादा छोटा है तो ये पीछे चला गया। फिर ये S की वैल्यू है 10⁻⁻4, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा है? ये सबसे बड़ा है। तो अगर आप इसको लिखना चाहो, अगर आप इसको ऑर्डर में लिखना चाहो तो क्या होगा? mx पे सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। इसके बाद mx के बाद कौन आएगा? ये आएगा, तो m3x, और इसके बाद सबसे नीचे में कौन आएगा? सबसे पीछे में कौन आएगा? mx2। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं जो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट है तो इसको आप कैसे कर सकते हो? आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाते हैं, pH5 की बात करते हैं। तो pH5 में क्या है? फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल्स, तो आप सोच सकते हो कि जी हाँ d ऑर्बिटल्स हैं, 5 हाइड्रोजन हैं, सारा यूज़ किया जा सकता है, सबको बॉन्ड बनाया जा सकता है। बट इफ़ यू सी pH5, यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप एक्सपेक्ट करोगे कि sp3d ये हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है, यही एक्सपेक्ट कर सकते नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो फॉस्फोरस पे है, जैसे अगर आप इसका ऑर्बिटल्स बना तो दिस इज sp एंड द d ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो गैप है काफ़ी कम होता है, पर ये जो गैप है यानी कि p और d का जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा होता है तो क्या मुश्किल है भाई? तो जब आपके पास जो साइड एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर सेंट्रल मेटल पे डाल पाए, सेंट्रल एटम पे डाल पाए, और इसके कारण ये गैप कम हो जाएगा। और जब ये गैप कम हो जाएगा तो ये जो है एक्साइटेड स्टेट में इनकी एनर्जी लेवल बराबर हो जाएगी, और आप बोलते हो कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब ही है कि एनर्जी लेवल बराबर होनी चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो वी हैव हाइड्रोजन हेयर, इन दिस 2 ऑप्शन। हाइड्रोजन होने के कारण इनके इस हाइड्रोजन के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि एनर्जी लेवल को कम कर पाए, एनर्जी गैप को कम कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम पे दे पाए। तो फास्फोरस और सल्फर के पास इतने पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं मिल पाते, जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन की बातें नहीं कर सकते हो। जो d ऑर्बिटल से वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे साइज भी मिसमैच है, तो ये दोनों जो बंदे हैं ये तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब BF6 की बात करो तो ऑब्वियस सी बात है कि बोरोन से 6 फ्लोरीन को रखेगा कहाँ पे? इनके पास तो, इस बोरोन के पास तो क्या है? d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, बोरोन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसके कारण क्या है? ये मॉलिक्यूल भी या ये आयन भी अवेलेबल नहीं है। तो AlF6, यस AlF6 के हैं, इनके पास d ऑर्बिटल्स भी है, फ्लोरीन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आसानी से बॉन्ड बना सकता है, और AlF6 3 नेगेटिव आराम से अवेलेबल होता है। क्लियर? ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। सो मैं क्या बोलता हूँ, जब भी दिखे तो अंडरलाइन नॉट। True for PF3Cl2. So we have PF3Cl2. What is the hybridization? Hybridization coming to be sp3d. Correct? sp3d. Okay. So इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर।
सॉरी दिस इज द जियोमेट्री करेक्ट, ट्राइगोनल प्लेनर। सो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ बनाने का। सो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट फ्लोर से एक बॉन्ड अप एंड द अनदर बॉन्ड इज डाउन। क्लियर, ओके। अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, वो क्या करेंगे, वो एक्सियल पोजीशन पहले ही पहुंच जाएंगे, वहाँ पे पहले पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे बताओ फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन यहाँ पहुँच गया, फ्लोरीन यहाँ पहुँच गया, पर हमारे पास 3 टोटल फ्लोरीन है, तो बेचारे को एक कहीं ना कहीं चला जाएगा, एक यहाँ है, तीनों ऑल दिस 3 पोजिशन आर सेम। अब बच कौन गया, क्लोरीन बचा हुआ है, तो अब क्लोरीन को यहाँ पे डाल दो, क्लोरीन यहाँ पे चला गया। तो दिस इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। इसको क्या बोलते हो आप, एक्सियल पोजीशन। क्लियर, और ये जो पोजीशन है इसको बोलते हो इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर, ठीक है। अब आप ऑप्शंस देखते हैं, बोथ क्लोरीन आर फाउंड एट एक्सियल पोजीशंस, नो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, ये जो फ्लोरीन है वो एक्सियल पोजीशन पे नहीं मिल रहा, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। मॉलिक्यूलर शेप इज स्लाइटली डिस्टॉर्टेड फ्रॉम पेंटागोनल बाइपिरामिडल, नहीं ये स्लाइटली क्या, ये तो ये स्ट्रक्चर ही नहीं है ये वाला। डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज 0। हाँ, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन ये एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को तो यस 0 कर पा रहे हैं, बट यहाँ ध्यान से देखो तो क्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, मिसमैच है, तो इसका म्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी, यानी कि तीनों ऑप्शन गलत है, यानी ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट। ठीक है, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको बॉन्ड ऑर्डर का हेल्प लेना पड़ेगा। किसका, बॉन्ड ऑर्डर का, ये एमओटी का ही क्वेश्चन है, तो बॉन्ड ऑर्डर का हेल्प लेके आपको जो है ये क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। N2 हैज़ ग्रेटर डिसोसिएशन एनर्जी देन N2 पॉजिटिव। अगर आप बात करो N2 की और N2 पॉजिटिव की, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। इनका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 N2 का, और इसका होता है 2.5। ओके, अब मुझे क्या कोई ये बता सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान रखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्लियर, ओके। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। N2 हैज़ ग्रेटर डिसोसिएशन एनर्जी देन N2 पॉजिटिव। तो ध्यान देंगे तो जो N2 है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये N2 पॉजिटिव के बॉन्ड ऑर्डर से ज़्यादा है, यानी कि N2 जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा N2 पॉजिटिव से। तो N2 को इसके बॉन्ड को तोड़ना, बॉन्ड डिसोसिएशन, ग्रेटर डिसोसिएशन, यानी कि इसको बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा मुश्किलें पैदा होंगी, यानी कि आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो गया, सही हो गया। O2 हैज़ लोअर बॉन्ड ऑर्डर देन O2 पॉजिटिव। तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज कमिंग टू बी 2 एंड O2 जो पॉजिटिव होता है इसका होता है 2.5। तो यस दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ते, बॉन्ड लेंथ इन N2 पॉजिटिव इज लेस देन N2। तो बॉन्ड लेंथ इन N2 पॉजिटिव, बॉन्ड लेंथ इन N2 पॉजिटिव इज लेस देन N2। ध्यान से देखेंगे, इसका हेल्प लेने वाले हम लोग। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, तो इसमें देखेंगे N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो N2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा N2 से। ठीक है, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालना था। मैं क्या था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकाल के लाना था। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ऑफ NO पॉजिटिव लेस देन NO करेक्ट। अगर NO पॉजिटिव को N2 की तरह ट्रीट करो तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज टेट्राहेड्रल शेप। चलिए बात करते हैं H3O की। H3O क्या होगा, ये अमोनिया के जैसा है। ठीक है, H3O में क्या है बताओ, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। ठीक है, समथिंग sp3 होता है। ये क्या होता है, एक पिरामिड जैसा, पिरामिडल शेप आपने सुना होगा, पिरामिडल शेप, पिरामिड शेप का होता है।
HCl की बात करो क्या होगा बताओ। HCl में 4 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर बनाता है। फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, और 2 लोन पेयर, एक अप एंड डाउन। सिमिलरली सेम IF4 भी क्या है, सेम स्ट्रक्चर बनाएगा। IF4 भी, IF4 नेगेटिव ना, फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, 2 लोन पेयर हैं, एक यहाँ एक यहाँ। BH4 की बात करें, यस BH4 क्या होता है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस कम्स टू बी sp3। sp3 में क्या होगा, एक कप, सो क्या होगा, हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन, ठीक। तो इस तरीके से बॉन्ड ये टेट्राहेड्रल बनता है। क्या ये बनता है, टेट्राहेड्रल ये बनता है। ओके, नाउ कमिंग टू बी क्वेश्चन नंबर 34। द Ksp of barium sulfate is 10 to the power minus 10. What is the solubility in a solution which is 0.1 molar Na2SO4? So बात आपको पता है कि Na2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके कारण क्या करेगा, ये आसानी से आयोनाइज हो जाएगा और ये इस रूप में ही रहेगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, 0.1 लिख सकते हो इसको। ठीक है, 0.1 लिख सकते हैं। अब सल्फेट की ही बात करेंगे क्योंकि कॉमन आयन ही सल्फेट ही है हमारा। सोडियम की बात नहीं करेंगे, लिख दो सोडियम, क्या लिखो 0.2 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, बेरियम सल्फेट की बात करते हैं, तो बेरियम सल्फेट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण स्लाइटली डिसोसिएट करेगा बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन। ठीक है, और ये क्या होगा, कॉमन आयन होने का 0.1 प्लस एस, ऐसे लिखते हैं। अब Ksp कैसे लिखते हैं बताओ भाई, Ksp इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई विथ एस 0.1 एंड ये जो वैल्यू गिवन है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 10। अब देखो ध्यान से, दिस इज बीइंग ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के कारण क्या होगा, जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एस की जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। और अगर हम 0.1 से कंपेयर करें तो 0.1 के कंपेयर में एस की जो वैल्यू होगी वो काफ़ी कम होगी। दैट गिव्स यू कि 0.1 प्लस एस इज ऑलमोस्ट 0.1, वही यहाँ पे करना है। तो एस क्या हो जाएगा, वो ये जो एस क्या है, नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो दिस इज कमिंग टू बी 10 टू द पावर माइनस 10। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 1। तो बताओ क्या होगा, 10 टू द पावर 9, 10 टू पावर माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, और इस में क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल की बात ये करना चाह रहे हैं। तो देखो NO2 सबके स्ट्रक्चर्स में बनाता हूँ। NO2 ये होता है एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। नाइट्राइट आयन ऑलमोस्ट सेम बॉन्ड एंगल, ठीक है। नाइट्रेट आयन or 120 degree around 120, maybe less than that. Yes, now if you see this you will get that answer. This is 180 degree, 180 degree। इससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल आपको मॉलिक्यूल में मिलेगा क्या, 180 डिग्री से ज़्यादा बॉन्ड एंगल नहीं मिल सकता ना। सो दिस इज NO2 पॉजिटिव है हाईएस्ट और मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। क्लियर, ओके। नाउ 500 ml of 5m solution is the diluted to, तो बड़ा ही डाइल्यूशन का केस है। आपको V1M1 इज इक्वल टू V2M2 लगा देंगे। हमें पता करना है मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन दैट इज M2, तो क्या होगा V1M1 डिवाइडेड बाय V2 हो जाएगा। व्हाट इज V1 इज 500 ml, सो 500 ml। What is M1? M1 is 5 molar, 5 molar. What is V2? V2 is 1500 ml, 15, कट्टम कुट्टी करो भैया। So 5 divided by 3 molar. So this is coming to be 1
1.67 मोलर, 1.67 मोलर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू बी क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 क्या कर रहा है उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन 37 अगर ध्यान से देखो, बोल रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इजेड वर्सेस पी का ग्राफ इन्होंने बता दिया है। क्लियर, इजेड वर्सेस पी का ग्राफ इन्होंने बता दिया है। अब आपको पूछ रहा है कि ये जो अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे होंगे हैं, और पूछ रहा है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। अब आपको पता है कि Z और PC, TC का क्या होता है, Z इज इक्वल टू PC VC बाई R इंटू TC, या आप बोल सकते हो Z इज प्रोपोर्शनल टू 1/TC, बोल सकते हैं कि नहीं। यानी कि अगर टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम। ओके, अब बात करते हैं किसकी, ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ में ध्यान से देखो आप, तो जो T1 है वो T1 ऑलवेज ग्रेटर देन, जो है T1 के लिए अगर बात करें तो T1 के लिए ऑलवेज Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अगर T1 की बात करें टेम्परेचर T, ये कर्व देखो, तो जो ग्रीन वाला है उसमें क्या लिख रहा है आपको कि जो Z की वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, यानी उसका जो TC होगा वो ऑलवेज कम होगा, यानी कि TC जो होगा वो गिवन टेम्परेचर से ऑलवेज कम होगा। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऑलवेज कम होगा, यानी कि जो T होगा, T1 होगा, वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऑलवेज ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर T1 मस्ट बी अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, यस। अगर आप ग्राफ सेकंड रेड वाला लाइन देखें, रेड वाला देखें, तो रेड कर्व भी आपको कुछ ऐसे ही बताए, Z की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बता रही है, नहीं, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बता रही है, यानी कि Z, अगर आप कर्व 2 की बात करें तो टेम्परेचर 2 भी जो है क्रिटिकल टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा ही रहने वाला है, कम नहीं होगा कभी, वो क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तो टेम्परेचर 2 मस्ट बी अबव जी। अब T3 की बात करते हैं, तो T3 में क्या है, कुछ ऐसे पोजीशंस भी आ रहे हैं, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी है, Z की वैल्यू लेस देन 1 भी है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो होगा वो कभी T3 से कम भी होगा और कुछ समय बाद क्रिटिकल टेम्परेचर T3 से ज़्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, T3 से कभी कम भी होगा, कभी ज़्यादा भी हो जाएगा। तो T3 में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, मे बी बिलो TC, यस। कुछ समय होगा जब Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्रिटिकल आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। पर जब Z की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, सॉरी, जब Z की वैल्यू कम होगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से यानी T3 से ज़्यादा हो जाएगा। पर जब क्रिटिकल टेम्परेचर जो है कम होना शुरू होगा, इसका ये मतलब है Z की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो दोनों पॉसिबल केस है, इसमें केस क्या है, दोनों पॉसिबल हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। बट अगर आप ऑप्शन 4 को देखो तो इसमें बोले स्ट्रिक्टली T3 ऑल्सो स्ट्रिक्टली मस्ट बी अबव, तो ये गलत है, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, ऐसा सही नहीं लग रहा। Compressibility factor, question number 38. Compressibility factor of a gas is less than unity. What do we know? Z is equal to V real by V ideal होता है, आप सबने देखा है। So V real by V ideal को आप क्या बोलते हो, Compressibility factor भी बोलते हो, और इसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम है। इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से लिख सकते हैं क्या, V real is less than V ideal, और V ideal की वैल्यू इस पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या है, इसकी वैल्यू इस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होती है 22.4 लीटर। आंसर आ गया। तो सर्च कीजिए ये बात। सो दिस इज 1 मोल की वॉल्यूम को आप Vm भी बोलते हो। तो बताओ क्या होगा, Vm की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके, नाउ कमिंग टू बी क्वेश्चन नंबर 39। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, ये तो होना ही चाहिए, ये नहीं हुआ तो बड़ा ही गलत काम किया आपने। तो देखो Cr2O7 -2, ये किस में जाएगा, Cr+3 में जाएगा। ठीक है, क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मुझे, दिस इज +6, दिस इज +3। ओके, सो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, एक क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है बताओ मुझे। इसमें हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, टोटल इलेक्ट्रॉन 6। दिस इज
1/2। सेकेंड हाफ की बात करते हैं। सेकेंड हाफ इज C2O4 2 नेगेटिव, इससे जा रहा है CO2 में कितने, सॉरी यहाँ पे 2 लिख देना चाहिए, यहाँ पे 2 लिख देना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा +3 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है बताओ मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। बट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ होने के लिए क्या है, बराबर होना चाहिए, बराबर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो 6 को 2 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, या 2 को 6 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ 3। सो अगर आप दोनों रिएक्शन को फिर से लिखते हैं, सो यू विल राइट लाइक दिस, Cr2O7 2 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आएगा। दिस विल गिव यू 2Cr + 3 + 6 CO2। ठीक है, तो देखो एक मोल ऑफ K2Cr2O7 3 मोल ऑफ K2C2O4 2 माइनस को, या सॉरी K2C2O4 को ऑक्सीडाइज करिए। क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है कि 3 मोल ऑफ K2C, इसको आप बस लगा दो ना, K2Cr2O7 प्लस 3 इंटू K2C2O4 2 माइनस, क्या हो जाएगा बताओ मुझे। इसके साथ साथ प्रोबेबली सल्फेट आ रहा है, क्या सल्फेट आता है, सल्फेट आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सल्फेट आएगा। तो दिस इज 6 CO2। तो ध्यान से देखो, 1 मोल कितने को कर रहा है, 3 मोल। तो कितने मोल चाहिए हमको, 1 मोल चाहिए। तो 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्ड। क्लियर, ओके। गैस X diffuses 4 times as fast as another gas Y, molecular weight of, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बोला कि Rx is given information मैं लिख रहा हूँ, so Rx is 4 times of Ry। तो क्या Ry/Rx अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा मुझे बताओ, Ry/Rx को क्या हम 1/4 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज वन पार्ट। अब ये बताओ Ry/Rx क्या होता है, गैसियस स्टेट, mx/my। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस x, यानी mx पूछ रहा है। तो mx अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, Ry/Rx स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ my। ठीक है, अब Ry/Rx का जो वैल्यू है यहाँ से उठाओ, सो 1/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ my, दैट इज 64, दैट इज कमिंग टू बी 1/16 इंटू 64। सो आ रहा है आपका कितना, 4। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल फॉर CO2 रियल गैस विच इज अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव, अंडरलाइन अबव। जब एबव है, एबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज श्योर है कि ग्राफ जो है, ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो मैं आपके लिए ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है। सो अब देखो क्या हो रहा है, आइडियल गैस के ग्राफ अगर बनाएंगे तो आइडियल गैस का ग्राफ कैसा बनेगा, जैसा बनता है वैसा बनेगा। यह बन गया आइडियल गैस का ग्राफ। अब देखो क्या हो रहा है, अब मैं थोड़ा सा कलर अलग करता हूँ। दिस इज आइडियल, दिस इज आइडियल, देखो दिस इज वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर। ओके, अब ध्यान से देखना सारे लोग, जब आप प्रेशर हाई प्रेशर की बात करते हो, इस रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, जब हाई प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे ऑब्वियसली दिस CO2 इज स्टिल अ रियल गैस, ये आइडियल गैस नहीं है। तो जब हाई प्रेशर पे बात करेंगे तो हाई प्रेशर पे क्या होगा, जो रियल गैस है वो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो आपके आइडियल के वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हल्का सा ज़्यादा होगा। तो इस किसी भी प्रेशर की बात करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रियल की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा, इसके रियल की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रियल की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रियल की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा। तो कर्व कुछ ऐसा बनता जाएगा, ऐसा बनता जाएगा, ऐसा बनता जाएगा। पर जैसे जैसे आप प्रेशर डिक्रीज करते जाओगे क्या होगा, ये जो आपका जो रियल गैस है एबव क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या मतलब है, एबव का मतलब है कि ये लिक्विफाई नहीं हो सकता, लिक्विफाई इसको आप कर नहीं सकते हो। तो क्या होगा, ये आइडियल बिहेवियर की तरफ नज़दीक जाएगा। तो ये क्या होगा, धीरे 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 आइडियल के नज़दीक पहुंच जाएगा।
ठीक है, तो सर्च करो ऐसा ग्राफ जो कुछ ऐसा दिख रहा हो, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑर्बिटल अमंग द फॉलोइंग। ओके, सो ऑप्शंस आपको आई थिंक आपके जो मिले होंगे उसमें ऑप्शंस होंगे नहीं, तो आपको 3-4 ऑप्शन थे ना, 3 ऑप्शन थे। 3pz था, 3pz था, 2px था, और तीसरा ऑप्शन था 4dyz। चलो बना के देख लेते हैं इनका कैसा होता है। 3pz का मतलब है कि z एक्सिस, और इस एक्सिस के अलोंग आपके ऑर्बिटल होंगे। तो ध्यान से देखो, जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग z एक्सिस, पर यहाँ तो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक्सिस पे मिल रहे हैं, नहीं एक्सिस पे मिल रहे हैं, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 2px की बना के। तो x एक्सिस, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। तो अगर आप बनाओ यहाँ पे ऑर्बिटल, तो देखो दिस इज x एक्सिस, बट z एक्सिस के अलोंग दिस इज z एक्सिस, तो z एक्सिस के अलोंग क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट वन। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। अगर आप बनाओ 4dyz का, 4dyz का बनाओ, तो क्या होगा, y z एंड x। सो अगर 4 बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ध्यान से देखो, तो इस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, तो आपके 2px एंड 4dyz, इन दोनों में जो है आपके z एक्सिस पे नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और नो देयर इज नो जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग z एक्सिस। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43, which of the following statement is correct with respect to orbital represented by psi 420। सबसे पहले तो समझो कि psi, अगर मान लो कि psi 420, इसका मतलब ही होता है कि n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 0, यानी कि psi n l m ऐसे, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। तो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4d ऑर्बिटल। अगर आप बना के देख लो तो क्या होगा, -2 -1 0 +1 +2, यानी इस ऑर्बिटल की बात लोग करना चाह रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज 2, एब्सोल्युटली करेक्ट, 4d है, एंगुलर नोड 2 हो गई। नंबर ऑफ रेडियल नोड, तो रेडियल नोड की बात करो, दिस इज 4d। 3D में रेडियल नोड 0 होता है, पर 4D में रेडियल नोड 1 होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नंबर ऑफ पॉसिबल एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है कि इसमें 1 2 3, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, नहीं यार, 30 पे कहाँ, 30 तो किसका होता है बताओ मुझे, कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, जिंक होता है, जिंक होता है। तो जिंक का अगर आप ध्यान रखेंगे 3d10 4s2 होता है ना भैया मेरे, इसमें कहाँ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका। दिस रिप्रेजेंटेशन कैन रिप्रेजेंट 3dxy, नहीं, ये जो होता है जनरली दिखाया जाता है किससे, ये दिखाया जाता है dz स्क्वायर से, किससे, dz स्क्वायर से दिखाया जाता है। अब देखो एक और मैं बात लगे हाथ आप लोगों को बता दो कि ये कॉन्वेंशन है कि 0 को आपने dz स्क्वायर से बताया है, इसका ये मतलब नहीं कि जो 0 वैल्यू है dz स्क्वायर को असाइन की गई, बाय कॉन्वेंशन चीज़ें चली आ रही हैं कि dz स्क्वायर को आप 0 दीजिए, या s को आप 0 दीजिए, s को 0 मिलता है, ये बाकी कोई नहीं, या pz को आप 0 दीजिए, तो बाय कॉन्वेंशन है, नहीं pz px और py क्या कोई डिफरेंस है क्या, हमने x एक्सिस को अपना कॉन्वेंशन ले लेते हैं, कुछ लोग gz एक्सिस को, कुछ लोग y एक्सिस को कॉन्वेंशन ले लेते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि सर क्यों dz स्क्वायर को ही 0 बोलेंगे, भाई कॉन्वेंशन ये चलते आ रहे हैं, आप बात को मानेंगे, और ताकि कॉन्वेंशन अगर आप नहीं रखेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, ठीक है, तो कॉन्वेंशन से हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई ए इन द गिवन, ये आपका इनऑर्गेनिक का सवाल लग रहा है क्या, आइडेंटिफाई
ए इन द गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो आपके पास है कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड को आप रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ बताओ मुझे? N2 के साथ। कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्शन करा रहे हो आप N2 के साथ, तो क्या बनने वाला है? इसको बोलते हैं नाइट्रोलाइम बनता है। क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रोलाइम। नाइट्रोलाइम, नाइट्रोलाइम होता क्या है? नाइट्रोलाइम होता है बताओ साइनामाइड और कार्बन। क्या? साइनामाइड CaCN2 प्लस कार्बन, या इसको एक जो और अच्छे तरीके से लिखते हैं CaNCN। क्या बोलते हैं इसको? साइनामाइड। ठीक है, साइनामाइड। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे सारे लोग कि हमारे पास क्या है, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिसॉल्व किया जा रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, गिव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर लीटर पर ml, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स पता चलेगा 180 डिवाइडेड बाय 180, दैट इज़ 1। क्लियर? व्हाट अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम कैसे करेंगे बताओ? तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? व्हाट वी नो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मास क्या है हमारे पास? 100 ग्राम सॉल्वेंट, तो सॉरी 1000 ग्राम सॉल्वेंट प्लस 180 ग्राम सॉल्यूट, टोटल इज 1180 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.15 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1180 बाई 1.15 ग्राम। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम। इसको आप बोलोगे ml में। अगर आप लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करो। नाउ ये फार्मूला वापस लेके आते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो 1180 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 1000। ठीक है, तो क्या होगा? 1.15 बाय 1180 इंटू 1000। सो अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर मैं बता दूँ 1.15 बाई 1.18। अगर आप ध्यान से देखो, क्या कैलकुलेशन चाहिए मुझे? नहीं चाहिए कैलकुलेशन। अगर ये 1.15 1.18 रहता तो सीधे आंसर 1 आ जाता, बट न्यूमरेटर में वैल्यूज जो है वो 1.1 से थोड़ा सा कम है, तो वैल्यू जो आएगी, जो हमारा मोलैरिटी आएगा वो 1 से हल्का सा कम आएगा। तो 0.95 के आसपास देख लो ना, सर्च कर लो ना, तो 0.97 गिव्स यू द थर्ड ऑप्शन। सो दिस इज द आपका करेक्ट आंसर। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना था। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़ी ही चीज़ें आसान थी। आपको मैं बता रखा हूँ कि चीज़ें धीरे धीरे मुश्किलें होती जाएंगी, आपको मुश्किल क्वेश्चन का सॉल्व करता रहना है। DT 14 और 15 भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो उसको जितने प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। एनीवे, आप जो है क्लास में चीज़ों को डिस्कस करो। जब मैं सेशन लेता हूँ तो सेशन में आओ और सेशन में चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई आप करो, अच्छे से मार्क्स स्कोर करो। थैंक यू वेरी मच।